स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आरएस जंक्शन पर। मैं हूं घनश्याम शर्मा और बात करेंगे आरएस 2023 के लिए राजस्थान के करंट अफेयर्स की दिनांक 8 और 9 मई। तो चलिए शुरुआत करते हैं। भारतीय मानक ब्यूरो दोस्तों ये स्टैंडर्ड तय करता है प्रत्येक उत्पाद के लिए ताकि लोगों को शुद्ध और क्वालिटी युक्त गुणवत्ता युक्त उत्पाद मिल सके। और इसी के द्वारा जागरूकता अभियान के तहत राज्य के कितने स्कूलों में स्टैंडर्ड क्लब नामक एक पहल की शुरुआत की गई है। तो कुल मिलाकर 200 हमारे ऐसे स्कूल है राज्य के जहां पर स्टैंडर्ड क्लब की शुरुआत जो है भारतीय मानक ब्यूरो के द्वारा की जा रही है। दरअसल एक पहल इन्होंने शुरू की है जिसका नाम है लर्निंग वाया स्टैंडर्ड पहल, लर्निंग साइंस वाया स्टैंडर्ड पहल। तो इसके अंतर्गत जो है बालकों को अलग अलग जो वस्तुएं और उत्पाद मार्केट में होते हैं उनके बारे में जानकारी दी जाएगी और उनके क्या क्या स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं, चाहे वो खाद्य पदार्थ हों, चाहे वे हॉलमार्क से संबंधित पदार्थ हों, उन सभी की जानकारी यहाँ पर दी जाएगी। तो राज्य के 200 स्कूलों में ये क्लब हैं जिनसे 9वीं से लेकर 12वीं तक के जो बच्चे हैं, जो बड़े हैं, उनको इसमें जोड़ा जाएगा और उनको सेमिनार्स, वर्कशॉप और क्विज प्रतियोगिता के माध्यम से धातुओं की गुणवत्ता और पहचान करना सिखाया जाएगा। ब्यूरो की ओर से हर स्कूल के लिए 10,000 रुपये का बजट भी दिया गया है। तो ये एक नई पहल है जिससे जुड़ा प्रश्न आपको आगामी परीक्षाओं में मिल सकता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान के जयपुर स्थित सवाई मानसिंह अस्पताल में प्रदेश में पहली बार एक बीमारी जो है उसका इलाज फ्री में किया जाएगा और वो है मिर्गी। तो दोस्तों मिर्गी एक जो है न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है जिसका बहुत से कारण होते हैं, किसी एक कारण से नहीं होता ये, और इसकी वजह से लोगों को अचानक से दौरे पड़ते हैं। इसका जो खर्च है सर्जरी का वो लगभग 5 से 7 लाख रुपए होता है और अभी तक राज्य में किसी भी सरकारी अस्पताल में ये सुविधा नहीं थी, लेकिन अब सवाई मानसिंह अस्पताल में पहली बार मिर्गी के मरीजों के लिए भी फ्री सर्जरी होगी। मिर्गी बीमारी के दौरान न्यूरोसर्जन माइक्रोस्कोप की मदद से जो हमारे शरीर का क्षतिग्रस्त हिस्सा होता है दिमाग का, उसको सर्जरी के जरिए निकाल देते हैं। इससे मिर्गी के दौरे पड़ने बंद हो जाते हैं। मिर्गी एक न्यूरोलॉजिकल रोग है जिसमें दिमाग का कामकाज प्रभावित होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले प्रश्न की। राज्य में पुलिस को बेहतर प्रशिक्षण देने और दक्षता बढ़ाने के उद्देश्य से सिलोरा में प्रशिक्षण स्कूल की स्थापना की जाएगी, जो कहाँ स्थित है? अजमेर में। तो अजमेर के किशनगढ़ का जो सिलोरा गांव है वहां पर ये ट्रेनिंग एकेडमी स्थापित होगी, प्रशिक्षण स्कूल स्थापित होगा और इसके लिए घोषणा की गई थी बजट 2023-24 में। अगर बात करें वर्तमान में संस्थानों की तो कुल 7 संस्थान अभी कार्यरत हैं, जिनमें राजस्थान पुलिस अकादमी जयपुर में, पुलिस प्रशिक्षण केंद्र जोधपुर में, ट्रेनिंग स्कूल जोधपुर, ट्रेनिंग स्कूल किशनगढ़ तो पहले से एक है ऑलरेडी और एक और खुलने वाली है खैरवाड़ा में, उदयपुर जो है ट्रेनिंग स्कूल, इसी तरह से बीकानेर में और मोटर ड्राइविंग स्कूल जो कि पुलिस ट्रेनिंग स्कूल एक झालावाड़ में। तो ये कुछ संस्थान हैं जिनके अंतर्गत हमारे यहाँ की राज्य की पुलिस को ट्रेनिंग दी जाती है। चलिए आगे बढ़ने से पहले राजस्थान के करंट अफेयर्स का बहुत ही बेहतरीन कोर्स आपको अवेलेबल है जिसमें आपको पीडीएफ नोट्स प्लस टेस्ट सीरीज दोनों अवेलेबल है। तो ये एक ही कोर्स में अवेलेबल है और आरएस जंक्शन ऐप से आप इसका लाभ ले सकते हैं। आज ही आरएस जंक्शन ऐप आप डाउनलोड करें और इसका लाभ जरूर उठाएं। किस आईआईटी के द्वारा नाइट्रोजन गैस को अवशोषित करने की क्षमता वाला 2 डायमेंशन वाला नैनो मटेरियल विकसित किया गया है? साइंस एंड टेक आपके सिलेबस का हिस्सा है तो इसीलिए ये प्रश्न मैंने लिया है। आईआईटी गांधीनगर ने एक ऐसा तत्व तैयार किया है जो नाइट्रोजन गैस को सामान्य तापक्रम पर अवशोषित करने की क्षमता रखता है। दरअसल सामान्य स्तर पर नाइट्रोजन जो है रिएक्ट नहीं करती है और इसीलिए इसमें क्या किया गया है, इसको नाम दिया गया एक्स बीन्स। एक्स बीन्स इस नैनो मटेरियल का नाम है और इसमें किया गया है कि बोरोन जो है उसकी 2 परतों के बीच में टाइटेनियम मेटल की एक परत को स्थापित किया गया है। इससे क्या होगा, इससे जो है ऑटोमेटिकली जो टाइटेनियम की परत है वो नाइट्रोजन को रख पाएगी और बोरोन उसको लॉक करने में मदद करेगा। अगर इस मटेरियल को एक उत्प्रेरक के रूप में उपयोग करें तो अमोनिया गैस का जो उत्पादन है वो काफ़ी आसान तरीके से सस्ते में किया जा सकता है। चलिए आगे बात करते हैं। कौन सा एक शहर देश की पहली सोलर एनर्जी लिटरेट सिटी बनने जा रहा है? मध्य प्रदेश के सांची शहर को जो है दोस्तों ये तमगा मिलने वाला है क्योंकि रायसेन जिले में स्थित इस शहर में अब जो है सभी हिस्सों में सोलर स्ट्रीट लाइट, वाटर कूलर, कियोस्क, इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्ज स्टेशन आदि स्थापित किए गए हैं। दरअसल 30 लाख यूनिट वर्तमान में इस शहर की जरूरत है और यहाँ पर 56 लाख यूनिट सौर ऊर्जा उत्पादन की व्यवस्था स्थापित की गई है ताकि अगले 5 साल की जरूरतें पूरी की जा सके। हाल ही में बंगाल की खाड़ी में एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात का विकास हुआ जिसको नाम दिया गया मोचा।
मोचा नामक ये चक्रवात एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जो कि 9 से लेकर 12 मई तक इसका जो है प्रकोप होने की संभावना है। 8 मई से ही कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है और उसके बाद से ये विकसित हो रहा है। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की बात करें तो ये चक्रवात समुद्री सतह पर विकसित होते हैं जहां पर पानी का टेम्परेचर 26 डिग्री सेल्सियस से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होता है। तो ये मिनिमम लिमिट है, इससे ज़्यादा जब तापमान हो जाता है उसके बाद इनका उद्भव होता है। ये 5 डिग्री से लेकर 30 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश पर पाए जाते हैं। हालांकि 5 डिग्री उत्तरी से 5 डिग्री सदर्न जो हमारे अक्षांश है उनके बीच में ये नहीं पाया जाता क्योंकि यहाँ पर कोरियोलिस बल जो है उसका प्रभाव होता है। अगर इनकी बनने के बारे में हम चर्चा करें तो कैसे बनता है, तो जब टेम्परेचर समुद्र का जैसे ही 26 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंचता है पानी इवोपरेट होकर के बादलों का निर्माण करना शुरू कर देता है। इसके बाद में ये जो बादल हैं इनके बीच में एक कॉलम विकसित होता है, लो प्रेशर कॉलम। ठीक है, बाहरी क्षेत्र में दबाव ज़्यादा होता है, अंदर कम होता है और इसी वजह से ये उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज और दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज जो है सर्कुलेशन करना शुरू कर देते हैं और तेजी के साथ में जो है समुद्री जो एक तरह से पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर बढ़ना शुरू कर देते हैं। हालांकि समुद्र तट से दूर जाने पर जैसे ये तटीय क्षेत्रों में पहुंचते हैं तो इनका प्रभाव कम होने लगता है, लेकिन काफ़ी बड़े विस्तृत क्षेत्र में ये तबाही मचाते हैं। इनका भी एक पूरा का पूरा वर्गीकरण है अलग अलग इनकी स्पीड के आधार पर, लेकिन इन्हें किन नामों से जाना जाता है वो हम जान लेते हैं। तो दोस्तों अलग अलग क्षेत्रों में इनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। अगर हम बात करें हिंद महासागर के क्षेत्र में तो इनको साइक्लोनिक स्टॉर्म कहा जाता है। प्रशांत महासागर में अगर हम बात करें चाइना के तट पर तो वहाँ पर इनको टाइफून के नाम से, ऑस्ट्रेलिया के तटीय क्षेत्रों में इनको विली विली के नाम से जाना जाता है, जबकि जो हमारा अमेरिका है वहाँ पर इसको हरिकेन के नाम से जाना जाता है। तो ये कुछ नाम हैं जो कि इन चक्रवातों को दिए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से किस देश को हाल ही में पुनः अरब लीग में सम्मिलित किया गया है? तो दोस्तों सीरिया जो युद्धग्रस्त और हिंसाग्रस्त क्षेत्र है जिसको अब दोबारा से अरब लीग में सम्मिलित कर लिया गया है। और बात करें अगर सीरिया की तो सीरिया अरब लीग में इसकी स्थापना के समय से 1945 से सदस्य था, लेकिन 2011 में यहाँ पर विद्रोह और संघर्ष की स्थिति के बाद में इसकी सदस्यता निलंबित कर दी गई थी। अरब लीग की बात करें तो इसमें उत्तरी अफ्रीका, पूर्वोत्तर अफ्रीका और दक्षिण पश्चिमी एशिया, खासकर जो मिडिल ईस्ट एरिया है वहाँ के अरब राज्य सम्मिलित हैं, अरबी बोलने वाले राज्य सम्मिलित हैं। 22 मार्च 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में 6 सदस्यों ने मिलकर काहिरा मिस्र में अरब लीग का गठन किया, जिसमें थे मिस्र, इराक, ट्रांसजॉर्डन, लेबनान, सऊदी अरब और सीरिया। धीरे धीरे इसके सदस्य बढ़ते गए और वर्तमान में 22 सदस्य इसमें सम्मिलित हो चुके हैं। भारत का कौन सा एक सेलिंग वेसल हाल ही में 17,000 समुद्री मील की यात्रा करके वापस लौटा है? INSV तारिणी नामक एक समुद्री वेसल था जो गोवा से रवाना हुआ था 17 नवंबर को और इसने अपनी 17,000 मील की यात्रा पूरी की। इसने अभियान के दौरान कैप टू रियो रेस में भी भाग लिया और दक्षिण अफ्रीका के कैपटाउन से होते हुए ब्राजील के रियो डी जेनेरियो की यात्रा की। इस तारिणी का नेतृत्व कैप्टन अतुल सिन्हा के द्वारा किया गया है। तो ये थे दोस्तों आज के करंट अफेयर जिन पर हमने चर्चा की। बिना आपका समय व्यतीत किए RS जंक्शन आपको बहुत अच्छा मटेरियल देने की कोशिश कर रहा है, तो आप हमारे इस मटेरियल का लाभ हमारी ऐप पर उठा सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और इसी तरह चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।